हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेंडर के बारे में। आवर टॉपिक इज जेंडर। ओके, जेंडर मतलब यहाँ पे हमारा दुनिया में, हम जिस दुनिया में रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी अर्थ में दो तरीके के जेंडर फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, दोनों तरीके का जेंडर है, मेल एंड फीमेल। देन देयर इज वन अनदर जेंडर, थर्ड जेंडर। ओके, मेल एंड फीमेल। मेल बॉयज एंड फीमेल गर्ल्स। हमारे सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम हमारे देश भारत की बात करेंगे तो हमारा देश इंडिया में, भारत में जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ जिस दिन आपके घर एक लड़का पैदा होगा, एक बॉय पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, उस दिन हमारे यहाँ पे इस तरह का माइंडसेट ऑफ है। उस दिन क्या करेंगे कि हमारे घर में लड़का हुआ है मतलब खुशियाँ लाएगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारा खुशी घर में आ जाता है घर में। और वो उनका जो सब सगी संबंधी होंगे, रिलेटिव्स होंगे, दे आर ऑल्सो क्वाइट बी हैप्पी एंड his father, mother and grandpa, grandma and also its uncle, auntie and all the neighbors and all the relatives, all will be get happy when the boy get birth on a family। जब एक लड़का पैदा होता है सभी खुशी होते हैं। तो जब एक लड़की पैदा होता है, हम और एक एंगल से सोचते हैं। यहाँ पे बहुत सारा मिठाई बांटा जाता है, बहुत सारा मतलब खुशियाँ आता है। अगर एक लड़की पैदा हुआ है, हमारा इंडियन सोसाइटी में एक घर में एक लड़की पैदा हुआ है, तो वहाँ पे एक मायूसी सा छा जाता था। अभी भी है। 2023 का बात करेंगे, इस 2023 साल में भी इस तरह का माइंडसेट है, इस तरह का चिंताधारा जो होता है वो है माइंडसेट कि गर्ल अगर पैदा हो गया, एक गर्ल पैदा है, तो यहाँ पे खामोशी, मायूसी ये सब छाया जाता है। भाई गर्ल आ गया, अभी इसके लिए पढ़ाई में खर्चा करो, इसके लिए इसको बड़ा करो, इसको सब करो, फिर दहेज देने के लिए भी पैसा अभी से बचा के रखो, बाद में काम में आएगा दहेज के लिए। और शादी के बाद भी ससुराल वाले तो हमको नहीं बख्शेंगे, वो हमसे किसी ना किसी तरह पैसा लेते ही, प्रेशराइज करके पैसा लेते ही रहेंगे। तो भाई ये आफत आ गया है हमारे घर में, इस तरह का चिंताधारा और माइंडसेट लोगों में है। ठीक है, ये अभी भी चल रहा है। हम सोच रहे थे जब पीछे हम 10 साल पीछे चले जाते हैं, हम 10-12 साल पीछे चले जाते हैं, जब भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा रहा था, लिंग निरूपण किया जा रहा था, सेक्स डिटर्मिनेशन किया करके जो सब लैब में जो अल्ट्रासाउंड के थ्रू डॉक्टर्स करके बता दे रहे थे पहले ही कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि वेदर यू आर गेटिंग ए बेबी और ए बॉय, सो दैट क्या होता था उस टाइम, वो लोग बच्चे गिरवा देते थे। अगर बेबी गर्ल है तो बच्चे गिरवा देते थे पेट से ही प्रेगनेंसी के दौरान। तो वहाँ उस टाइम क्या हुआ, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉय एंड गर्ल जो रेशियो है मेल एंड फीमेल का हमारे देश में,
वो रेशियो में एकदम से समानता नहीं रहा और संतुलन बिगड़ गया। अगर 1000 बॉय में 1000 जो एक गर्ल में 1000 बॉय, ठीक है, रेशियो इस तरह के आ गया, एक गर्ल में 1000 बॉय आ गए। तो एक गर्ल जो फीमेल में 1000 मेल, ये रेशियो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो इसको नज़र रखते हुए सेंसस में जब ये बात पता चला, तो इसको नज़र रखते हुए हमारे भारत सरकार ने लिंग निरूपण को बैन कर दिया और इसको इलीगल मान लिया। अगर कोई डॉक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन करते हुए पाया जाएगा तो उसको फाइन पेनल्टी होगा और उसको जेल भी होगा और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके चलते हमारा देश में ये जो एक्टिविटीज़ था वो धीरे धीरे बंद होने लगा। सरकार का एक बेस्ट इनिशिएटिव ये था, ठीक है। उसके क्यों ये हुआ, ये माइंडसेट था, इसीलिए ही ये हुआ। और हम जैसे जैसे अभी पढ़ते जाएंगे हम इसके बारे में बोलेंगे माइंडसेट क्यों आया, ठीक है, वो कोई मजबूरी क्यों आया इस तरह से घिनौना हरकत करने के लिए, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉयज और गर्ल्स में दोनों के अंदर। अगर बॉय पैदा हो गया इस सोसाइटी में तो क्या होता है, अगर उसको पढ़ाना लिखाना है, भाई बॉय पैदा होते 3 इडियट्स जो मूवी था उसमें देखे होंगे, जब एक बॉय पैदा होता है उसका पापा और मम्मी और सारे सगी संबंधियाँ क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स क्या बोलते हैं कि भाई हमारा घर इंजीनियर पैदा हो गया, ठीक है। इस तरह गर्ल पैदा होता है तो इस तरह का खुशी मनाया नहीं जाता है। लेकिन ये होता है थोड़ा सा जो पिछड़ा इलाका है, इस तरह से माइंडसेट होता है। अगर वो उनका माता पिता का माइंड सेटअप, वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर वो सोसाइटी थोड़ा सा उच्च कोटि का सोसाइटी होगा, थोड़ा सा अच्छे तरह से माइंड सेटअप वाले लोगों होंगे, तो वहाँ पे गर्ल्स को भी प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर ठीक है, गर्ल्स को भी प्रायोरिटी दिया जाता है। अभी बहुत डिफरेंस आ गया है, हाँ है, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर भी अभी इतना पहले जैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। गर्ल्स को सरकार के बहुत सारा इनिशिएटिव जो स्कीम्स आया और बहुत सारा लॉ को जो स्ट्रिक्ट किया गया, उसके चलते इस डिस्क्रिमिनेशन में अंतर पाया गया और अभी दोनों बॉयज और गर्ल्स को दोनों बराबर माना जाता है। लेकिन कुछ हिस्सों में ये सही है और गलत भी है, ठीक है। गलत क्यों, कहाँ पे है, जो पिछड़ा इलाका है, ग्रामीण इलाका है, और शहर में भी ये हो रहा है, शहर में भी कुछ इलाकों में हो रहा है, लेकिन उनके माइंड सेटअप में थोड़ा सा चेंजेस आया है, ठीक है। तो बॉयज़ को पढ़ाया जाता है, बॉयज़ के इसके एजुकेशन में खर्चा किया जाता है और इसको अच्छे स्कूल में दाखिला दिया जाता है बॉयज़ को। और ये जो भी कोचिंग सेंटर जाना चाहेगा, जहाँ पे भी जाना चाहेगा, कोचिंग IIT JEE के लिए लेना चाहेगा, ठीक है, जो नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहेगा, इसके लिए वो कोचिंग जाना चाहेगा। सपोज ये मध्य प्रदेश का है और ये राजस्थान जाके कोचिंग लेना चाहता है तो इसको भेज दिया जाता है। अगर वो IAS का कोचिंग लेना चाहता है तो इसको दिल्ली के लिए वो बोलेगा मुझे घर में कि मुझे दिल्ली जाना है प्रिपरेशन के लिए IAS का, UPSC का, तो घर में बोलेंगे ठीक है, लड़का अगर बोल रहा है तो इसको भेज देते हैं, ठीक है, कलेक्टर बन के ही आएगा, तो इसको भेज देते हैं, जितना पैसा लगेगा तो चल। लेकिन वहीं पे एक गर्ल उनके घर में है, उनका बहन यदि अगर बोलेगा उसका, तो उसको बोलते हैं नहीं, तुझे इतना दूर नहीं भेजेंगे, तू इतना पढ़ के क्या करेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक माइंड सेटअप होता है जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो गर्ल्स में उनके एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे, अगर गर्ल को हम बढ़ावा नहीं देंगे, एक गर्ल क्या करता है, पहले वो छोटा रहता है, फिर वो बड़ा होके क्या करता है, मैरिज करता है, मैरिज करके वो क्या होता है, वुमेन बनता है, ठीक है। वो फिर एक बच्चे को पैदा देता है, ठीक है,
वो उस बच्चे का परवरिश फिर कौन करेगा? वही ये जो गर्ल को, जिसको हम नहीं पढ़ाया, ठीक सही तरीके से पढ़ाया नहीं है, सही तरीके से एजुकेशन नहीं दी है, सही तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं भेजे हैं, उसको बड़ा प्रोत्साहित नहीं किए हैं, तो आगे जाके वो जो एक मदर बनेगा, वो जाके जो माँ बनेगा, वो एक बच्चे को पैदा देगा, उसका परवरिश उसी को ही करना है ना, क्योंकि उसका जो हस्बैंड होगा वो तो काम पे जाएगा, ठीक है। और गर्ल्स को ज़्यादातर के माँ, जो गर्ल और बॉय, अगर उसका कोई भी होगा पैदा बच्चा, तो उसको ज़्यादातर के कौन ध्यान रखेगा? उसका माँ ही रखेगा। अगर उसका माँ पढ़ लिखे जाएगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसको अंदर बहुत सारा नॉलेज होगा, तो वो अपने बच्चे को सही परवरिश देगा, सही तरीके से नॉलेज देगा, सही तरीके से एजुकेशन देगा, और एक अच्छा सा सोसाइटी में उसको भेज सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहीं पे ही हमारा चिंताधारा को, जो माइंड सेटअप को चेंज कर लेते हैं, तो हमको रिजल्ट में एक बेहतरीन जो स्थिति देखने मिलेगा। तो उस अगर एक अच्छे से सोसाइटी बनेगा, वो अगर उसका जो बच्चा जो पैदा होगा, जो इतना वेल एजुकेटेड और वेल जो उसका बिहेवियर होगा, वो क्या करेगा, जिस सोसाइटी में रहेगा वहाँ पे भी इम्पैक्ट ला सकता है, वहाँ पे भी उस सोसाइटी में सारे उसको देख के भी चेंज हो सकते हैं कि देखिए इस तरह से आदमी भी हमारा सोसाइटी में रहता है, इसीलिए हमको भी इस तरह से बनना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से एक सोसाइटी अगर चेंज होगा, इस सोसाइटी चेंज होते ही एक क्या होगा, एक म्यूनिसिपैलिटी में चेंजेस आएगा, एक म्यूनिसिपैलिटी में चेंजेस आएगा तो एक क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में चेंजेस आएगा, एक डिस्ट्रिक्ट में चेंजेस आएगा तो फिर क्या होगा, एक स्टेट में चेंज आएगा, एक स्टेट में चेंज आएगा तो एक कंट्री, जो देश में चेंज आएगा, एक देश में चेंज आएगा तो सारे पृथ्वी में, एक कॉन्टिनेंट में चेंज आएगा, एक कॉन्टिनेंट में चेंज आएगा तो सारे वर्ल्ड में चेंज आएगा। तो इस तरह से एक ही गर्ल, एक ही जो बेबी गर्ल जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, उसको अगर सही परवरिश पढ़ाया गया और उसको सही तरीक़ा से सभी कुछ ज्ञान दिया गया, उसको इतना सारा अपॉर्चुनिटी दिया गया, तो वो सारे वर्ल्ड में इम्पैक्ट ला सकता है। समझ रहे हैं मेरे बात? तो इस तरह अगर जो अभी स्पोर्ट्स में हम माने तो बैडमिंटन में कौन है? बैडमिंटन में पीवी सिंधु मैम और साइना नेहवाल जी पहले थे, साइना नेहवाल और कौन, सानिया मिर्जा, ओके। और क्रिकेट में भी बहुत सारे प्लेयर्स अभी वुमेन क्रिकेट में अभी नाम कर रहे हैं इंडिया का, ठीक है। और कौन से सेक्टर में? और आर्मी में इंडियन आर्मी भी वुमेन कोटा को बहुत सारा जो प्रोत्साहित करके इंडिया की आर्मी में बहुत सारा वुमेन रिक्रूट हो रहे हैं, ठीक है। और बीएसएफ में, बड़ा सिक्योरिटी फोर्स में भी वुमेन रिक्रूट हो रहे हैं, हमारे सीमा को जग रहे, देश के सीमा को वो जग रहे हैं अभी और सुरक्षा दे रहे हैं। और उड़ीसा पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और कौन सा हरियाणा पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस, जो स्टेट पुलिस सर्वा है, वहाँ पे भी वुमेन कोटा को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ पे भी लड़कियाँ आर्म फोर्स में आ रहे हैं। और सिविल सर्विस में भी लड़कियाँ अच्छे कर रहे हैं, जैसे ईरा सिंघल मैम और जो बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत ही नाम कमा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से लड़कियां सारे सेक्टर में, स्पेस में कल्पना चावला के नाम, अपोलो जो इंसिडेंट हुआ था नासा का, कल्पना चावला मैम, उनका भी नाम सुने होंगे, कल्पना मैम। तो सभी लड़कियां ही हैं ना, जो कि, और इसरो में भी बहुत सारे लड़कियां हैं जो कि बहुत सारे मिशन डायरेक्टर हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छे से अपना ड्यूटी निभाते हैं और देश को सफलता पे सफलता दिए जा रहे हैं। जो सैटेलाइट रॉकेट साइंस है वहाँ, उसमें बहुत सारे सफलता दिए जा रहे हैं। अगर
जो कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करें तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी बहुत ही लड़कियां हैं, बहुत ही एमएनसी में सीईओ हैं जो कि लड़कियां ही हैं। ठीक है, तो सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, डे बाय डे हमारा माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से एक सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बॉयज़ और गर्ल्स के बीच नहीं होगा। और अगर एक हाउसवाइफ जो वुमेन होता है, हाउसवाइफ होता है, ठीक है, हाउसवाइफ, तो इसके बारे में बात करें तो हम एक हाउसवाइफ जो हमारा माँ है, एक हमारा माँ जो है वो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ एक टॉप जॉब है, मेरा मानना है हाउसवाइफ एक टॉप जॉब है। कैसे टॉप जॉब है? हम बोलते हैं कि एक मेन डोमिनेटेड सोसाइटी जो होता है, मेन डोमिनेटेड सोसाइटी, वहाँ पे क्या बोला जाता है, एक घर में सब मेन डोमिनेटेड होंगे, मीन्स वो बोलेंगे कि जो आदमी लोग होंगे वो बोले हम ही जाके बाहर कमा के लाते हैं और तुम घर पे बैठ कर रोटी तोड़ते हो। इस तरह से एक मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में बोला जाता है। लेकिन क्या एक सही है? अगर एक आदमी बाहर जाके कमाता है, जो घर में जो वोमेन जो औरत रहता है वो भी, जो हाउस वाइफ जिसको हम बोलते हैं, वो घर पे काम करता है, वो भी दिन रात काम करता है। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो घर में विदाउट एनी वेज, तो उसका सैलरी के बगैर वो काम करता है। अगर वो आपको अपना सैलरी मांगने लगे तो क्या मेन डोमिनेटेड सोसाइटी जो होता है वहाँ पे आप ये कह सकते हैं मैं जाके बाहर जाके कमा के लाता हूँ, तुम घर के बैठ के ही काम करते हो सिर्फ? क्योंकि 4 बजे से वो उठ के अपना घर का सारे काम निपटाता है, फिर अपने बच्चों के लिए और अपना हस्बैंड के लिए टिफिन रेडी करता है, फिर स्टेप बाय डे जो उसका काम होता है वो करके जाता है। वो इसके लिए किसी को भी शिकायत नहीं करता है। मैं बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं बात बोल रहा हूँ, हम सोसाइटी का जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी की क्या है? एक सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं, यहाँ पे सभी को इक्वल रहना चाहिए। इक्वालिटी हम के बारे में हम पढ़े थे ना, तो इक्वल अगर नहीं होंगे तो यह क्या एक इक्वल सोसाइटी बन पाएगा? अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा किसी के अंदर, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इक्वल सोसाइटी क्या बन पाएगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हाउसवाइफ को इतना प्रायोरिटी क्यों दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो एक सोसाइटी में सारे बॉयज़ गर्ल्स दोनों के जो जेंडर हैं, इन हम दोनों के जेंडर में इक्वालिटी देखते हैं। क्योंकि एक देश चलाने के लिए, जैसे अगर सिर्फ सरकार होगा, ठीक है, अगर जनता ही नहीं रहेंगे तो क्या सरकार चलाएगा देश को? अगर जनता ही उस देश में नहीं है, जनता शून्य देश है, उसमें दोनों का चाहिए ना, सहयोग चाहिए ना। सरकार होना चाहिए, जनता भी होगा तो एक देश चलेगा। जैसे एक घर में, ठीक है, एक घर में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, घर में हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं। खाने में अगर दाल चावल वो कॉमन होता है। अगर सिर्फ चावल होगा दाल नहीं होगा, चावल होगा दाल नहीं होगा, जो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉमन जो सभी खाते हैं, मैक्स टू मैक्स दाल चावल ही खाते हैं सभी। तो चावल होगा दाल नहीं होगा तो क्या मज़ा आएगा खाने में? क्योंकि चावल के साथ दाल ही चाहिए। दोनों में इक्वल है, दोनों में अगर कंपेयर किया जाएगा तो दोनों में इक्वालिटी है। तो इस तरह से इस सोसाइटी में अगर जीना चाहिए, जो हार्मोनी चाहिए हमको जीने के लिए, तो बॉयज़ और गर्ल्स में इक्वालिटी आना चाहिए। हमारा माइंड सेटअप चेंज होना चाहिए। अगर हम बात करें क्यों इस तरह से पहले हो रहा था कि गर्ल्स के अंदर, जो गर्ल्स पैदा होते ही घर में सबके मन के अंदर एक तरह का निराशा छा जाता था। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे डाउरी सिस्टम, तो डाउरी सिस्टम होता है, इसके लिए एक इम्पैक्ट आता है कि हम इसको पढ़ाएंगे, इसके लिए हम खर्चा करेंगे, सब करेंगे, हमारा इनकम इतना लो है फिर भी हम अपना पेट काट के इसके लिए खर्चा करेंगे। उसके बाद भी क्या होगा, उसके बाद भी हमको इसको जब मैरिज करवाएंगे किसी से, उसको दावरी देना पड़ेगा। ये जो दावरी सिस्टम पहले से चले आ रहा था, ठीक है, ये राजा रजोड़ा के टाइम से जो पहले चला आ रहा था, जमींदार सब थे वो उस टाइम वो दे सकते थे भाई, उनमें अगर चल गया तो सारे जनता में भी वही चल के आ रहा है।
प्राचीन कालों से। तो ये जो दावरी सिस्टम में इतना सारा पैसा देगा कौन? ये सिस्टम है, इसीलिए ही इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर अभी का जो लॉ के हिसाब से दावरी एक इलीगल एक्टिविटी है, जो दावरी लेता है वो दोस्त कल्प्रिट है और दावरी देता है वो भी कल्प्रिट है। तो लॉ के हिसाब से सरकार ने जो लॉ बनाया है, इसके चलते सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव इस तरह का लिया। दावरी सिस्टम का लॉ बनाया, दावरी लॉ जो बनाया, फिर ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का लॉ बनाया। इस तरह से बहुत लॉ बना, इसीलिए इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में हुआ। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी भी दावरी सिस्टम है और हम मानते हैं कि जल्दी ही ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। जो भी बच्चा को चाहे वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि चल रहा है भीतर ही भीतर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और सभी को गर्ल जो बच्चा जिसके घर पैदा होगा उसको डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए जेंडर के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन जो वॉर हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में इतना ही हम जानते हैं। जिसको सोसाइटी चैप्टर में हम ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ लाइन ऐड कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा है, इसको नहीं चाहिए इतना सारा पढ़ना, यही सफिशिएंट है एनसीईआरटी के तरफ से और सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से। ठीक है, थैंक यू।